आप लोग चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कल भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर से मैच किया होगा तो आप लोग यह नोटिस किए होंगे कि जो टॉपिक कल मैंने बताया था वो मैक्सिमम कहीं ना कहीं से वह पेपर में आया होगा। आज मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक जल्दी जल्दी कवर करूँगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके भी चांसेस आने के हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला स्टेप मैंने बताया था। उसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के पोर्शन में आपको एक टॉपिक मिलेगा PBR 322। अगर आपके पास बुक है या कोई भी मॉडल पेपर है तो आप लोग उसमें से उठा के देख सकते हैं कि PBR 322 क्या होता है। यह मैक्सिमम हर 1 या 2 साल पे यह क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर नहीं भी रिपीट होता है तो किसी ना किसी वे में यह क्या होता है, एग्जाम में आता ही आता है। क्योंकि PBR 322 जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है जो डिजायर्ड डीएनए को कैरी करने का काम करता है। देखिए बेटा, होता क्या है PBR 322, जैसे मैंने अभी नाम लिया बेटा PBR 322। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करते हैं, लेते हैं टॉपिक PBR 322। जैसे ये है PBR 322, यह होता क्या है PBR 322। तो देखो बेटा, होता क्या है PBR 322। PBR 322 क्या होता है, वेक्टर होता है। यह क्या होता है बेटा, वेक्टर। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर, यह फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं है बेटा, यह बायोलॉजी वाला वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, यह कैरियर होता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे वाहक। यह क्या करता है, डिजायर डीएनए को, जो कल हमने वांछित डीएनए निकाला था पहले स्टेप में, उसको कैरी करने का काम करता है। तो PBR 322 क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है जो क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। किसको कैरी करने का काम करता है बेटा, यह कैरी करता है डिजायर डीएनए या जीन को कैरी करने का काम करता है। डिजायर डीएनए या जीन को कैरी करने का काम करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डिजायर डीएनए हमारे पास होता है, अगर हमें उसे किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, फंगल सेल हो, किसी भी सेल में अगर हमें उसे इंसर्ट कराना है तो हम उसे क्या करते हैं, इसी वेक्टर के साथ जोड़कर हम क्या करते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर कराते हैं। क्योंकि जो डिजायर डीएनए होता है वह अकेले होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वह बिना वेक्टर की हेल्प से वह ट्रांसफर नहीं होता है। तो जो PBR 322 है वह एक वेक्टर होता है और यह क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। किसको कैरी करने का काम करता है, डिजायर डीएनए को या डिजायर जीन को कैरी करने का काम करता है। अब देखिए बेटा, यह जो PBR 322 है यह एक अजीब सा नाम है कि PBR 322 है क्या। तो PBR 322 जैसे कि मैंने बताया वेक्टर है, तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ गया कि PBR 322 इसको नॉमिनेट क्यों किया गया। तो बेटा देखो, बहुत सिंपल है। यहां पे जो वेक्टर का फॉर्म में यूज किया जाता है, यह P का मतलब होता है बेटा प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है, आप सबको पता है कि प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है जो कहां पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। बी का मतलब होता है बेटा बोलीवर, और आर का मतलब होता है बेटा रॉड्रिग्ज। ये दोनों वैज्ञानिक हैं बेटा, बोलीवर और रॉड्रिग, यह दोनों क्या है, वैज्ञानिक है। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले, ध्यान से सुना, बोलीवर और रॉड्रिग नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सबसे पहले इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया था। इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके इसको वेक्टर बनाया था। इसीलिए इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इस पूरे प्लाज्मिड का नाम या इस पूरे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, PBR 322 कहते हैं। अब देखो, इसमें तो समझ में आ गया कि P का मतलब हो गया प्लाज्मिड, B का मतलब हो गया बोलीवर, R का मतलब हो गया रॉड्रिग। ठीक है बेटा, अब देखो PBR 322, अब यह इसमें एक नंबर आ रहा है बेटा 322। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 322, 322 का क्या मतलब है। तो बेटा देखो, बोलीवर और रॉड्रिग नामक वैज्ञानिक ने जब इसमें मॉडिफिकेशन चालू किया था प्लाज्मिड के अंदर उसको वेक्टर बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था
अपने एक्सपेरिमेंट में हजारों प्लाज्मिड को एक साथ लगाया था अपने एक्सपेरिमेंट में मॉडिफिकेशन करने के लिए, लेकिन जो प्लाज्मिड नंबर 322 यानी कि प्लाज्मिड नंबर 322 जो है वही प्लाज्मिड नंबर 322 सबसे पहला मॉडिफाई हुआ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया PBr322। तो अगर कोई तुमसे पूछे बेटा कि PBr322 क्या होता है, तो PBr322 एक वेक्टर होता है। कैसा वेक्टर होता है? मॉडिफाइड वेक्टर होता है जो डिजायर डीएनए को कैरी करने का काम करता है, ठीक है, जिसमें P का मतलब प्लाज्मिड, B का मतलब बोलिवर, R का मतलब रोटरी होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें PBr322 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो बेटा, PBr322 का जो स्ट्रक्चर होगा वह आप लोगों ने अपने बुक में देखा होगा कि PBr322 क्या होता है। तो देखो, आप लोग देखें, ये बोर्ड पे दिख रहा है कि PBr322 यह क्या है? PBr322 यह एक वेक्टर है, ठीक है। कैसा वेक्टर है बेटा? मॉडिफाइड वेक्टर है, जिसमें देखो बहुत सारे लेटर्स दिख रहे हैं आपको, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, या इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सबके बुक में ये स्ट्रक्चर दिया होगा। तो देखो बेटा, ये होता क्या है? PBr322 यह एक मॉडिफाइड वेक्टर होती है जिसकी लेंथ होती है बेटा इसकी जो लेंथ होती है बेटा यह होती है क्या? इसकी लेंथ होगी आपकी 4361 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, यानी कि यह 4361 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होती है। जो PBr322 है यह 4361 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होती है। और देखो, किसी किसी बुक में बेटा यह दिया होगा 4363 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होती है, ठीक है बेटा। अब देखो, यह जो PBr322 होती है यह क्या होती है? मॉडिफाइड प्लाज्मिड होती है, जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। आपको जान के यह ताजुब होगा कि PBr322 यानी कि प्लाज्मिड जो वेक्टर होता है इसमें मैक्सिमम लगभग 40 रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या होता है कि जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जाके कट करता है उसे रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। तो इसमें लगभग 40 रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती हैं, और यह जो पूरा PBr322 है इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट पाई जाती है, जिसमें आपको कुछ बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे हिंड थर्ड है, क्लेल फर्स्ट है, BAM-H1 है, सेल फर्स्ट है, PST फर्स्ट है, PBO फर्स्ट है, इको R1 है, इको R5 होती है, ठीक है। यह सारे के सारे क्या है? यह जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं यह सारे के सारे क्या है? यह रिस्ट्रिक्शन साइट है। किसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है? स्पेशल टाइप की जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कल मैंने बताया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उसके लिए यह क्या होती है? यह होती है क्या? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो क्या करती है? साइट पे कंट्रोल करने का काम करती है, कट करने का काम करती है। इसके अलावा यहां पे एक वर्ड दिखा होगा बेटा, ओराई साइट। यहां पे देखो ORI लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं बेटा ओराई सी साइट। यह ओराई सी साइट क्या होती है बेटा? बोर्ड पे ध्यान से देखना, यह ओराई सी साइट क्या होती है? डीएनए के अंदर जहां पे रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, डीएनए के अंदर जहां पे क्या होता है? रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ओराइसी साइट कहते हैं। यानी कि डीएनए के अंदर जहां पे द्विगुणन, जहां से वो अपने नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, उसी साइट को ओराइसी साइट कहते हैं। इसके अलावा जो PBr322 है बेटा, उसमें क्या होता है? इसमें दो रिस्ट्रिक्शन साइट, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट भी पाई जाती है। यहां पे देखो लिखा होगा AMP और ऊपर लिखा है R। तो AMP का मतलब होता है बेटा एम्पीसिलीन, इसका मतलब होता है बेटा एम्पीसिलीन, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंट, यानी कि यह एम्पीसिलीन के अगेंस्ट क्या है? रेजिस्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा यहां पे TET लिखा हुआ है। TET का मतलब होता है बेटा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, यह टेट्रासाइक्लिन क्या होता है बेटा? टेट्रासाइक्लिन में क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है। और यहां पे भी देखना ध्यान से, यहां पे भी लिखा हुआ है R लिखा हुआ है, इसका भी मतलब यहां पे क्या होता है? रेजिस्टेंट। यानी कि यह क्या हो गया? जो यहां पे जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वह क्या है? वह मॉडिफाइड प्लाज्मिड यानी कि PBr322 का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट और IC साइट और बहुत सारे
ये बहुत सारे नहीं, इसमें 2 क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है जो एम्पिसिलिन होती है और टेट्रासाइक्लिन होती है। और यह जो पूरी PBr322 होती है वो 43612 4363 यानी कि 4361 से लेके 4363 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होती है। तो यह था बेटा PBr322। जो क्या होता है, एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं जल्दी से। PBr322 क्या होता है, यह एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड होता है बेटा। क्या होता है, मॉडिफाइड प्लाज्मिड होता है, जिसको 2 वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सबसे पहले मॉडिफाई किया था, बोलिवर एंड रॉड्रिग्स। उन्हीं के नाम के आधार पर इस प्लाज्मिड का नाम पड़ गया बेटा PBr322। और इस क्वेश्चन का एग्जाम में आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा, यह एक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए, इसी चैप्टर से, या आपके बुक में एक जो चैप्टर है, अच्छा बेटा किसी ने क्वेश्चन किया है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यह जो होती है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बेस पेयर कहते हैं। बीपी का मतलब होता है बेस पेयर। जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यह अलग अलग बेस पेयर है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बेटा बीपी, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा, आपके बुक में भी दिया होगा, और आप लोग देखेंगे मॉडल पेपर या कोई भी पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें यह क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा। उसमें दिया होगा बेटा ये क्वेश्चन, व्हाट इज PCR? PCR क्या होता है? PCR क्या होता है? ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। PCR इसका पूरा नाम होता है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हिंदी इंग्लिश सेम होती है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसको हिंदी में कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में या PCR कहते हैं, और इसका एक निक नेम है बेटा, ध्यान से सुन लेना। PCR का एक निक नेम होता है पीपुल्स चॉइस रिएक्शन। पीपुल्स चॉइस रिएक्शन होता क्या है नॉर्मली PCR में? तो PCR ध्यान से सुनना बेटा, PCR एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम करते हैं। PCR एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम करते हैं। विद इन शॉर्ट टाइम्स, बहुत कम टाइम में हम DNA की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। यानी कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक DNA है और उसकी 1000 कॉपी बनानी है, तो हम उसको क्या करते हैं, PCR की हेल्प से उसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि फोटोकॉपी मशीन होती है या DNA की कॉपी बनाने के लिए। PCR टेक्निक को सबसे पहले 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बेटा, कैरी मूलिस नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। कैरी मूलिस नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1993 में। 1993 ईस्वी में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब देखो, नोबेल प्राइज उनको अकेले नहीं मिला था, उनको नोबेल प्राइज मिला था, एक दूसरे साइंटिस्ट थे माइकल स्मिथ नामक एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, माइकल स्मिथ नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने और कैरी मूलिस को एक साथ क्या किया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1993 में। ठीक है बेटा, अब देखो तो क्या हो गया, PCR एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है और शॉर्ट टाइम में बनाई जाती है। इसमें किसी वेक्टर की जरूरत नहीं होती है, इसमें हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाने का काम करते हैं।
ठीक है बेटा। अब देखो, जो पूरी पीसीआर की टेक्निक होती है या टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक होती है, पूरी पीसीआर की जो टेक्निक होती है वह क्या होती है, टेम्परेचर बेस्ड टेक्निक होती है। यानी कि अगर हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, आपको सबको पता है कि डीएनए क्या होता है बेटा, डबल हेलिकल होता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, सबको पता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। और उसकी संख्या कैसे बढ़ती है बेटा, तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं और फिर क्या होता है, द्विगुणन की संख्या, द्विगुणन के द्वारा उसकी संख्या बढ़ती है, फिर उसकी नंबर वह क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो यह पीसीआर का इंट्रोडक्शन था। अगर हम बात करें पूरे पीसीआर टेक्निक की, तो जो पीसीआर होती है उसमें होता क्या है, किस तरह से यह काम करती है, ठीक है बेटा। अभी हम दिखा रहे हैं आपको पीसीआर कैसे काम करती है। देखिए बेटा, ये फिगर आपके बोर्ड पे खुल के आया है कि पीसीआर टेक्निक क्या होती है। यहां पे देखिए, ध्यान से देखना बेटा कि डीएनए होता है, अभी मैंने बताया कि डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और पीसीआर टेक्निक में क्या किया जाता है, उसके नंबर को इंक्रीज किया जाता है। तो यहां पे देखना बेटा, यहां पे एक डीएनए का फिगर दिया हुआ है कि टेम्पलेट डीएनए, क्या दिया हुआ है बेटा, टेम्पलेट डीएनए दिया हुआ है। अब टेम्पलेट डीएनए में हम क्या करते हैं, टेम्पलेट डीएनए का मतलब हो गया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। होता क्या है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। पहला स्टेप क्या होता है पीसीआर का, पीसीआर जो होती है बेटा 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, पीसीआर जो होती है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। आपके बोर्ड पे दिया भी हुआ है कि जो 3 स्टेप है वह कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बेटा स्टेप डीनेचुरेशन, पहला जो स्टेप होता है बेटा डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन, पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। ठीक है बेटा, कि डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वह क्या हो जाए, वह टूट जाए, उसके बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाए, टूट जाए। तो देखो बेटा, डीएनए के बीच की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे जो डीनेचुरेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए के बीच की बॉन्डिंग को तोड़ते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस होती है बेटा डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन में होता क्या बेटा, इसमें करते हैं हम क्या, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए टेम्परेचर देते हैं। तो डीएनए के बीच की बॉन्डिंग क्या होती है, टूट जाती है। यहां पे देखना बेटा, फिगर में देखना ध्यान से, यहां पे डीएनए डबल स्ट्रैंड है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहां पे टेम्परेचर दे रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ बेटा 94 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड के लिए, यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, 30 सेकेंड के लिए हम टेम्परेचर, ठीक है, 30 सेकेंड के लिए अगर हम यहां पे टेम्परेचर देते हैं 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, तो इसके बीच की बॉन्डिंग क्या होती है, टूट जाती है। जैसे ही इसके बीच की बॉन्डिंग टूट जाती है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, उसके दोनों स्ट्रैंड पे प्राइमर आके अटैच हो जाते हैं। देखो बेटा, यहां पे एक वर्ड लिखा होता है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है बेटा, प्राइमर होता है डीएनए या आरएनए के छोटे से टुकड़े, डीएनए या आरएनए के छोटे से टुकड़े जो 15 से लेके 20 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होता है। एनबी का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग। प्राइमर क्या होता है बेटा, डीएनए आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जो 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होता है, वह डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे आके जुड़ जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे आके जुड़ जाता है। एक चीज यहां पे ध्यान से याद रखना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे आके जुड़ता तो है, लेकिन इसके 3 प्राइम एंड पे, यानी कि जहां पे 3 प्राइम किनारा है वहीं पे आके प्राइमर जुड़ता है। देखो, ऊपर भी जुड़ा हुआ है, नीचे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कहां जुड़ा हुआ है, जहां पे 3 प्राइम प्रेजेंट है वहां पे जुड़ा हुआ है। अब क्यों 3 प्राइम एंड पे जुड़ा हुआ है बेटा, क्योंकि 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्राइमर आके यहां पे क्या होता है, अटैच होता है।
तो पहला स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। दूसरा स्टेप होता है बेटा एनियलिंग, यहां पे देखो लिखा हुआ है बोर्ड पे एनियलिंग। एनियलिंग में क्या होता है बेटा, यहां पे जो टेंपरेचर हम देते हैं 30 सेकंड के लिए 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस, वह टेंपरेचर क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एनियलिंग स्टेप में, जिससे प्राइमर क्या होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे आके जुड़ जाते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पे जैसे आके वह जुड़ते हैं, उसके बाद इसका तीसरा स्टेप चालू हो जाता है, जिसे हम सिंथेसाइजिंग स्टेप कहते हैं, जिसमें क्या होता है, यह जो प्राइमर यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक एंजाइम काम करती है। कल मैंने बताया था, नाम भी लिया था आप लोगों के सामने, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होती है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसी एंजाइम होती है जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो यह क्या करती है, इस प्राइमर की हेल्प से इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंड में बदल देती है। इस तरह से एक डीएनए से यह क्या होता है, 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां बोर्ड पे देखिए, पहला डीएनए यह है और यह नीचे वाला क्या है, दूसरा डीएनए। और पीसीआर टेक्निक में क्या बताया जाता है बेटा, यही बताया जाता है ना कि इसमें यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो आप देखिए, यह साइकिल क्या होती है, बार बार रिपीट होगी, यह साइकिल रिपीट टू 25 टू 30 टाइम्स, और डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन रही है। देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बन गई। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहे हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, मॉडल पेपर होगा आपके पास, कोई भी किसी भी तरह का बुक होगा, तो उसमें यह फिगर इसी तरह से दिया हुआ है, जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाती है। अब आते हैं बेटा इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, पीसीआर के। पीसीआर में क्या होता है, यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा ना, यह जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी कि जो नेचुरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, जो प्राकृतिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, यह नॉर्मली 4 to 5 साइकिल के बाद, 4 से 5 साइकिल के बाद डीनेचर हो जाता है। यानी कि इसमें जो मल्टीपल कॉपीज बनाने की कैपेसिटी होती है बेटा, वह क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक स्पेशल टाइप के एंजाइम को इसमें डिस्कवर करके इंक्लूड किया, और उसका नाम रखा बेटा टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, नोट डाउन कर लेना बेटा, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह क्या होता है बेटा, टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जिसमें टेम्परेचर को सहने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। जिसमें क्या होती है, टेम्परेचर को सहने की क्षमता क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखो इसका नाम टैक क्यों पड़ा बेटा, कि टैक जो होती है ना, यह हॉट स्ट्रीम वाटर, गर्म पानी के झरने में, गर्म पानी के झरने में एक जीवाणु पाई जाती है, एक बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसका नाम होता है बेटा थर्मोफिलस एक्वेटिकस। थर्मोफिलस एक्वेटिकस, थर्मोफिलस एक्वेटिकस एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो गर्म पानी के झरने में पाई जाती है, और इसमें जो स्पेशल टाइप की एंजाइम पाई जाती है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम पाई जाती है, उसमें हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है। इसी के नाम के आधार पर इस एंजाइम का नाम रख दिया गया बेटा टैक। टैक मतलब होता है थर्मो, टी का मतलब होता है थर्मोफिलस, एक्यू का मतलब होता है एक्वेटिकस, थर्मोफिलस एक्वेटिकस। तो इस तरह से जो पीसीआर टेक्निक होती है वह क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। यह 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अभी मैंने बताया वह 3 स्टेप कौन कौन सी है, तो वह तीनों स्टेप कौन कौन सी है बेटा, एक होती है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनियलिंग, तीसरा होता है बेटा सिंथेसाइजिंग। ठीक है, अब ये देखो इस प्रॉब्लम जो पीसीआर टेक्निक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि यह 4 से 5 साइकिल बाद जो इसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह क्या हो रहा था, लॉस हो जा रहा था, उसकी एक्टिविटी खत्म हो जा रही थी। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक स्पेशल टाइप के एंजाइम को डिस्कवर किया था जिसका नाम था टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और यह जो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, यह एक थर्मोफिलस एक्वेटिकस नामक हॉट स्ट्रीम वाटर बैक्टीरिया होती है, उसमें से इसको रिमूव किया जाता है।
और आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग, आज के ज़माने में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उस जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा एक टॉपिक का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो इसमें उसका बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई सैंपल होता है तो उस सैंपल से हमको एक डीएनए मिलते हैं, और हमको मान लो अगर कई सारे टेस्ट करने हो तो हम क्या करते हैं, इसी के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, उसके नंबर को इंक्रीज करते हैं, और नंबर इंक्रीज करा के हम उसके मल्टीपल टेस्ट कर लेते हैं। यह होती है बेटा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह इस साल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा अब हम दूसरा एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा वह होता है बेटा इंसुलिन। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका जो रोल होता है बेटा आज के ज़माने में वह क्या है, उसमें आज के हर एक फैमिली में इससे रिलेटेड कोई ना कोई पेशेंट जरूर है। इंसुलिन से रिलेटेड पेशेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबके घर में लगभग डायबिटीज के कोई ना कोई पेशेंट होगा ही होगा। ठीक है बेटा, इंसुलिन। तो देखो बेटा इंसुलिन क्या होता है, सबको पता है इंसुलिन क्या होता है बेटा। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, और यह कहाँ से सिक्रीट होता है बेटा, यह सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक ऑर्गन होती है जिसका नाम होता है बेटा पैंक्रियाज, हिंदी में जिसे हम कहते हैं बेटा अग्नाशय। इंसुलिन कहां से सिक्रीट होती है बेटा, पैंक्रियाज से। कहां से सिक्रीट होती है, पैंक्रियाज से, हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। इस पैंक्रियाज में 3 तरह की सेल होती है बेटा, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें 3 तरह की सेल होती हैं, और इसी बीटा में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, ध्यान से सुनना बेटा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसको हिंदी में कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। यहीं से इंसुलिन सिक्रीट होता है, यानी कि स्रावित कहां से होता है बेटा, कहां से इंसुलिन का निर्माण होता है, तो पैंक्रियाज में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और यहीं से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है बेटा, इंसुलिन का काम होता है यह ब्लड में क्या करती है, यानी कि रक्त में यह ग्लूकोज की अमाउंट को मेंटेन करने का काम करती है। इंसुलिन हार्मोन जो होती है वह क्या करती है, ब्लड में क्या करती है, ग्लूकोज की अमाउंट को मेंटेन करने का काम करती है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करती है। इन केस अगर ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इन केस ब्लड में क्या होती है, ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है, सॉरी इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाती है, तो इंसान को, जिस इंसान में वह कंडीशन आती है उसमें एक बीमारी हो जाती है। आप लोग उस बीमारी से फेमिलियर होंगे, जानते होंगे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मधुमेह, जिसे हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में, शुगर, डायबिटीज कहते हैं। और यह जो डायबिटीज होती है बेटा 2 तरह की होती है, ध्यान से सुनना, आईडीडीएम और एक होती है बेटा एनआईडीडीएम। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो शुगर होती है, जो डायबिटीज बीमारी होती है, 2 तरह से होती है। एक कौन सी होती है बेटा, आईडीडीएम, और दूसरी होती है बेटा एनआईडीडीएम। आईडीडीएम जो होती है बेटा, ध्यान से सुनना, आईडीडीएम जो होती है यह क्या होती है, छोटे बच्चों में होती है, और यह हार्मोन की कमी से होती है। जो आईडीडीएम होती है वह क्या होती है, छोटे बच्चों में होती है और हार्मोन की कमी से होती है। और दूसरी होती है बेटा एनआईडीडीएम। एनआईडीडीएम जो होती है एडल्ट लोगों में होती है, यानी कि वयस्क लोगों में होती है, और यह खान पान की कमी की वजह से होती है। यह क्या होती है बेटा, वयस्क लोगों में होती है, और क्या होती है, खान पान की कमी से होती है। और देखो यह जो आईडीडीएम है यह नॉर्मली 30 to 35 ईयर्स ओल्ड जो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं उनमें होती है। तो यह जो डायबिटीज होती है, ध्यान से सुनना, 2 तरह की होती है, आईडीडीएम और एनआईडीडीएम। अब हम बात करते हैं बेटा इंसुलिन की, कि आखिर यह इंसुलिन है क्या। तो अभी मैंने बताया बेटा इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कंडीशन क्या आती है कि अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है, सीवियर डायबिटीज हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं।
तो वह जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं वह आता कहाँ से है इंसुलिन, तो उसको हम लैब में बनाते हैं। तो लैब में बनाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इंसुलिन की फिजियोलॉजी जाननी होगी हमको कि इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन, तो इंसुलिन के बारे में जानने के लिए हमने क्या किया, इंसुलिन के केमिकल स्ट्रक्चर को देखा। इंसुलिन के केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आखिर यह इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन जो होता है बेटा वह क्या होता है, हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं वह क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं बेटा वह क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, यानी कि सिंपली हम यह कह सकते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन किसका बना होता है बेटा, अमीनो एसिड का, अमीनो अम्लों का बना होता है। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो जब इंसुलिन की केमिकल स्ट्रक्चर की बात आती है बेटा, तो यह देखा गया कि जो इंसुलिन होता है यह दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। एक रफ डायग्राम हम खींच रहे हैं बेटा, इंसुलिन जो होता है दो तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी। ठीक है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन ए और पॉलीपेप्टाइड चेन बी। अब देखो बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन ए और पॉलीपेप्टाइड चेन बी क्या होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन ए जो होती है वह 20 अमीनो एसिड लंबी होती है, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बी होती है वह 30 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है। यानी कि जिसमें जो दो चेन से इंसुलिन बनी होती है उसमें क्या होता है, ए जो चेन होता है 21 अमीनो एसिड लॉन्ग होता है, और बी जो होता है 30 अमीनो एसिड लॉन्ग होता है। यहाँ पे एक रफ डायग्राम अगर हम देखें तो जैसे मान लो यह एक अमीनो एसिड की चेन ए है, और यह क्या है, एक बी चेन है, जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में जुड़ के क्या कर रही हैं, वह इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रही हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन ए और पॉलीपेप्टाइड चेन बी यह दोनों क्या होती हैं, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, आपस में किसके द्वारा बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। क्या होता है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी, दोनों जो चेन होती है आपस में किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर क्या करती हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखो बेटा, जब इतना पता चल गया तो यह देखा गया कि इंसुलिन बनने से पहले एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं बेटा प्रो इंसुलिन। प्रो मतलब होता है बेटा पहले, प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन बनने से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, पहले प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। और प्रो इंसुलिन क्या होता है बेटा, प्रो इंसुलिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ए बी चेन के अलावा एक एडिशनल चेन पाई जाती है, सी चेन। क्या होती है बेटा, एक एडिशनल चेन पाई जाती है, सी चेन, जिसमें क्या होते हैं 33 अमीनो एसिड पाई जाती है। यानी कि जो प्रो इंसुलिन होती है उसमें एक अतिरिक्त श्रृंखला पाई जाती है, एक अतिरिक्त चेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या, सी चेन। और यह कितनी होती है, 33 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है। मैं इसका फिगर आपको दिखा रहा हूं कि कैसी होती है इंसुलिन, होती कैसी है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, इंसुलिन, यह इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से बेटा, इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर देखो, यह ए चेन है और यह क्या है बेटा, बी चेन है। यह चेन है, ए चेन है, और यह क्या है बेटा, बी चेन। जो ए चेन होती है, अभी मैंने बताया कि यह 21 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है। जो क्या होती है, ए चेन जो होती है बेटा वह क्या होती है, 21 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है, और जो बी चेन होती है बेटा वह 30 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है। और यह दोनों चेन जो होती हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, देखो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई हैं, तो यह क्या होती है, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, और यही दोनों आपस में जुड़कर क्या करती है बेटा, इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं। अब इंसुलिन का फॉर्मेशन होने से पहले बेटा प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक एडिशनल चेन पाई जाती है, सी चेन। क्या पाई जाती है बेटा, सी चेन। देखो यहाँ पे सी चेन है,
और जैसे ही क्या होती है सी चेन रिमूव हो जाती है, यह दोनों चेन यानी कि ए चेन और बी चेन क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखो जब यह इंसुलिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इंसुलिन है क्या, किससे बना हुआ है, तब वैज्ञानिकों ने कहा कि क्यों ना हम इसे लैब में प्रिपेयर करें, क्यों ना हम इसे लैब में बनाएं। तब क्या हुआ 1983, ध्यान से सुनना बेटा, 1983 ईस्वी में अमेरिका की एक कंपनी थी, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका की एक कंपनी 1983 ईस्वी में अमेरिका की एक कंपनी, नाम सुन के हंसी आएगी आप लोगों को, इली लिली। अमेरिका की एक कंपनी है इली लिली। इली लिली कंपनी ने सबसे पहले इंसानों के लिए ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। 1983 ईस्वी में अमेरिका की एक कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी का नाम था इली लिली। इली लिली कंपनी ने क्या किया था, सबसे पहले इंसानों के लिए इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था, और जिस इंसुलिन को इली लिली कंपनी ने बनाया था उसका नाम रखा था बेटा ह्यूमुलिन। ध्यान से सुनना, ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन क्या होता है बेटा, ह्यूमू मतलब ह्यूमन, अलीन मतलब इंसुलिन, मतलब ह्यूमुलिन। ह्यूमन के लिए जो इंसुलिन बनाया गया उसका नाम रखा था ह्यूमुलिन। आगे चल के आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे बेटा, इंसान इतनी आज की जनरेशन में डायबिटीज इतनी कॉमन सी बीमारी हो गई है कि पूरे साल में एक दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है बेटा इसके लिए। और आपको जान के हैरानी होगी कि 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो आई होप सो कि इंसुलिन के बारे में आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि इंसुलिन क्या होता है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार और हम बता दे रहे हैं कि जो इंसुलिन होती है हार्मोन होती है, जो क्या होती है वह दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है, ए चेन और बी चेन। A21 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है, B30 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, और यह दोनों आपस में जुड़कर क्या करती है, वन मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं। और जो इंसुलिन होती है बेटा वह क्या करती है, इंसुलिन बनने से पहले एक प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, और यह जो पूरी स्ट्रक्चर होती है उसमें एक एडिशनल चेन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सी चेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम सी चेन के नाम से जानते हैं। और यह जो सी चेन होती है यह इंसुलिन बनने से पहले क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो यह एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यह कवर अप हो गया इंसुलिन। ठीक है बेटा, तो अब देखो, अब यह इंसुलिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जनरेशन में यह बहुत ही कॉमन सी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है बेटा, अब यह इंसुलिन भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंसुलिन के अलावा कुछ और भी ऐसे टॉपिक हैं जो इस साल के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बेटा एक टॉपिक जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम बता दे रहे हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप लोग बहुत क्राइम सीरियल देखते होंगे, उसके बेस पे यह और बोर्ड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले तो नाम समझो डीएनए। डीएनए सब लोग पता है बेटा, डीएनए क्या होता है, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल। अब आ गया बेटा इसमें फिंगरप्रिंटिंग। आप कहोगे डीएनए में उंगली कहाँ होती है कि इसको फिंगरप्रिंटिंग हम कह रहे हैं। डीएनए में क्या होती है, फिंगर कहाँ होती है कि हम उसे फिंगरप्रिंटिंग के नाम से क्या कह रहे हैं कि हम इसे क्या कहेंगे, क्यों इसमें उंगली होती है। डीएनए में उंगली तो होती नहीं कि इसे हम फिंगरप्रिंटिंग के नाम से कहेंगे। तो देखो बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नॉमिनेट क्यों करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाथ की जो लकीर होती है, ठीक है, हाथ की जो लकीर होती है वह लकीर जो होती है वह क्या होती है, वह कभी बदलती नहीं है। डीएनए की जैसे, सॉरी बेटा,
फिंगर जो हाथ में जो लकीर होती है, देखा वो हाथ में, सबकी हाथ की लकीरें जो यह क्या होती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक अगर एक बार जो आ गई वह बदलती नहीं है, बिना सर्जरी के हम इसको नहीं बदल सकते हैं। वैसे ही जो डीएनए होता है, डीएनए जिस न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना होता है, जैसे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरे, ठीक है बेटा, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, जिस न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से यह क्या होता है, मिल के बना होता है डीएनए, उसको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार जो शुरू में आ गया, यानी कि बचपन में जो डीएनए का सीक्वेंस आ गया, वह बुढ़ापे तक वही चलेगा और वही सीक्वेंस में चलेगा। इसीलिए एक इंसान के हर एक सेल में, जो इंसान होते हैं, हर एक इंसान के, या हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्या होते हैं, एक ही होते हैं, उनके हर एक सेल में जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सीक्वेंस होगा डीएनए के, वह क्या होता है, सेम होता है, वह अलग अलग नहीं होता है। इसीलिए मुजरिम पकड़े जाते हैं बेटा, कोई क्राइम करता है तो, जैसे ब्लड में जो डीएनए का सीक्वेंस में रहेगा वही हेयर में भी रहेगा, स्किन में भी रहेगा, सलाइवा में भी रहेगा, यानी कि जहां भी डीएनए प्रेजेंट होगा वहां पे वही सीक्वेंस होगा अगर उस इंसान का होगा तो होता क्या है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की स्टडी करते हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की स्टडी करते हैं। यानी कि हर एक इंसान में क्या होता है, एक स्पेशल सीक्वेंस होता है डीएनए का, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम उसी सीक्वेंस की स्टडी करते हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे बेटा, एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और इन्होंने डिस्कवर किया, कहां किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था बेटा लेसेस्टर यूनिवर्सिटी, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, लेसेस्टर यूनिवर्सिटी यूके, लेसेस्टर यूनिवर्सिटी यूके में उन्होंने डिस्कवर किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोज सबसे पहले एलेक्स जेफरी नामक वैज्ञानिक ने लेसेस्टर यूनिवर्सिटी यूके में किया था। ठीक है बेटा, अब देखो भारत में, इंडिया में इसकी खोज किसने किया था, इंडिया में इसकी खोज सबसे पहले सीसीएमबी के दो वैज्ञानिक, सीसीएमबी आप लोगों ने सुना होगा, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, जो कहां पे प्रेजेंट है बेटा, हैदराबाद में। कहां पे प्रेजेंट है, हैदराबाद में। वहां के दो वैज्ञानिक डॉक्टर वीके कश्यप, क्या नाम है बेटा, डॉक्टर वीके कश्यप, डॉक्टर वीके कश्यप, और एक और वैज्ञानिक थे बेटा डॉक्टर लालजी सिंह, डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह, इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टेक्निक की कि कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक काम करता है। तो देखो बेटा, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक होती है ना, वह क्या करती है, एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस पे काम करती है। मैंने बताया था बेटा, एक स्पेशल टाइप के सीक्वेंस पे काम करती है, और वह जो स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है हर एक इंसान में क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ठीक है, तो करते क्या है बेटा, कैसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। जो स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है बेटा, उसकी स्टडी करते हैं। उसकी स्टडी के आधार पर हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का पता लगाते हैं कि वह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसी इंसान का डीएनए कैसे मैच कर रहा है।
इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जैसे हमारे पास जो सैंपल है, जो भी सैंपल है, कोई भी सेल है, ब्लड हो सकता है, स्किन हो सकता है, हेयर हो सकता है, स्पर्म हो सकता है, स्लाइवा हो सकती है, जिसमें डीएनए प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करते हैं बेटा, उसमें से हम सबसे पहले वहां से डीएनए निकालते हैं। और जैसे मान लो यहां पे हमने सेल लिख दिया बेटा कि हमारा सेल है जो कहां से मिला, हमको क्राइम स्पॉट से मिला है। कहां से मिला बेटा, क्राइम स्पॉट से। सेल से हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम डीएनए को निकालेंगे और डीएनए को निकाल के हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ध्यान से सुनना बेटा, यह केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है, एक वर्ड में हम बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। और यह जो टेक्निक होती है यह जेल के बेस पे, यानी कि जेल की सहायता से हम क्या करते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में नॉर्मली डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन को सेपरेट करने का काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किसी के आधार पर शेप, साइज, चार्ज। ध्यान से सुनना बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को सेपरेट करने का काम करते हैं। किसके आधार पर, शेप, साइज और चार्ज के आधार पर। इसमें जो होता है, क्या होता है बेटा, दो तरह का जेल यूज करते हैं। एक होता है बेटा एग्रोज जेल और दूसरा होता है एक्रिल एमाइड जेल। एग्रोज जेल और एक्रिल एमाइड जेल, इसी के बेस पे हम डीएनए को सेपरेट करने का काम करते हैं। अब देखो, हम सिंपली हम इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हमने डीएनए को क्या किया है, सेपरेट कर लिया है। अब इस डीएनए को सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई डीएनए है, हम उसको क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लेंगे और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब की हेल्प से उसको पहचानने का काम करते हैं। किसकी सहायता से, रेडियो एक्टिव प्रोब की सहायता से पहचानने का काम करते हैं। प्रोब, अब यहां पे एक वर्ड आया बेटा, प्रोब। कंफ्यूज मत होना, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, कंफ्यूज ना होना। रेडियो एक्टिव प्रोब, प्रोब का मतलब होता है बेटा स्मॉल फ्रेगमेंट, डीएनए आरएनए का छोटा सा टुकड़ा। इससे पहले भी हम बताए थे प्राइमर, वह भी क्या होता है, डीएनए आरएनए का छोटा सा टुकड़ा। लेकिन प्रोब किसे कहते हैं, जब उसके साथ वह डीएनए आरएनए क्या होता है, जब रेडियो एक्टिव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव की सहायता से हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब की सहायता से हम उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल के हम क्या करेंगे, उसको कंफर्म करने का काम करते हैं। अब जो देखो, इसकी जो पूरी हाइपोथेसिस है, डीएनए फिंगर की पूरी जो हाइपोथेसिस होती है वह काम करती है बेटा सैटेलाइट डीएनए पे। यानी कि हम जब पहचानते हैं किसके आधार पे, अभी मैंने बताया ना कि एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, सैटेलाइट डीएनए, उसी डीएनए के आधार पर हम क्या करते हैं, डीएनए को पहचानने का काम करते हैं। तो यही जो सैटेलाइट डीएनए होता है, इसी डीएनए के आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उसको पहचानने का काम करते हैं। करते कैसे हैं बेटा उसको पहचानने का काम, जो सैटेलाइट डीएनए होता है बेटा, यह दो तरह का होता है। ध्यान से सुनना बेटा, दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है बेटा, जैसे मान लो मिनी मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो यह डीएनए का कोई छोटा सा टुकड़ा है, डीएनए का कोई टुकड़ा, छोटा सा है, डीएनए का कोई टुकड़ा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसको डैश नहीं पढ़ते हैं बेटा, जो ऊपर ऐसे लकीर खींची जाती है इसको प्राइमर पढ़ते हैं।
तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है बेटा? तो जो मिनी सैटेलाइट होती है उसमें डीएनए के अंदर कोई न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस होती है, तो वह क्या होती है 10 से लेकर 60 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, एनबी का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, वह बार बार रिपीट होती है और लगभग 50 टाइम्स रिपीट होती है। लगभग कितनी टाइम्स रिपीट होती है? 50 टाइम्स रिपीट होती है। और माइक्रो सैटेलाइट में जो होती है बेटा 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होती है वह क्या होती है? बार बार रिपीट होती है और यह लगभग यह भी 10 to 50 टाइम्स, एक एक्यूरेसी नहीं होती, यह फ्लक्चुएट करता रहता है। तो यह क्या होती है 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर 10 to 50 टाइम्स यह क्या करती है? रिपीट होती रहती है। तो इसी सैटेलाइट डीएनए के आधार पर हम क्या करते हैं? इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। किसको? डीएनए को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो जो मिनी सैटेलाइट होती है वह 10 to 60 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होती है और जो माइक्रो सैटेलाइट होती है वह 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग होती है। बोथ आर 50 टाइम्स रिपीटिंग टाइम, यानी कि जो दोनों की रिपीट टाइम होती है वह लगभग 50 टाइम रिपीट होती है। ठीक है, अब देखो इसी में एक वर्ड आता है, आपके बुक में भी दिया होगा, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, चाहे रेफरेंस बुक हो, चाहे कंपटीशन की बुक हो, कोई भी वो बुक हो, तो वहां पे एक वर्ड आता है VNTR। वहां पे एक वर्ड आता है बेटा VNTRs। VNTRs क्या होती है बेटा? VNTRs एक वर्ड होती है जिसको हम कहते हैं बेटा वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट यह होती क्या है बेटा? यह ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें डीएनए जो होती है बार बार रिपीट होती है। डीएनए जो होती है वह क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। कौन सी डीएनए बार बार रिपीट होती है? तो जो स्पेशल सीक्वेंस वाली डीएनए होती है वही क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। उसी को हम कहते हैं बेटा VNTRs, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है बेटा आज के साइंस में मेडिकल के फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। इसका जो यूज होता है बेटा वह कहाँ पे होता है? क्राइम सीन पे होता है, फोरेंसिक साइंस में होता है। बहुत सारे डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो यह एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ओवरव्यू है। इसको आप लोगों ने चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उसमें पढ़ा होगा अच्छे से। मैंने उसका एक ओवरव्यू बता दिया। यह जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है तो यह क्या होती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम डीएनए के अंदर जो एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है वह क्या होती है? बार बार रिपीट होती है और उसी को हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करने का और पहचानने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सो कि इतना सारा टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया है। कल से लेके आज तक हम लोगों ने 6-7 टॉपिक 8 टॉपिक कवर अप किया है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए शुभ रात्रि।